हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है उसका पहला पॉइंट जो है मेसोपोटामिया के बारे में और उसके भूगोल के बारे में जो हमने पढ़ा, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण हुआ था उसके बारे में। तो इसका पॉइंट है शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था के खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। यानी केवल ज़्यादा संख्या में लोगों के रहने से वो शहर नहीं बनते हैं। जब वहाँ पे अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा विकसित होने लगती है, तब उस स्थान को हम शहर कह सकते हैं। इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठे होकर रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। वो स्वयं ऐसे औजार तो नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से मिलेगा। तो उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक सीमित होती है। वो व्यापार करना नहीं जानता है। तो कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता है। साथ ही उसे ईंधन के लिए भी हरदम लकड़ी या कोयले की ज़रूरत रहती है। तो इस प्रकार श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो शहरी जीवन की विशेषता होती है। यानी हर एक चीज़ खुद नहीं बनाते हैं। जो सेवा देनी होती है उससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी है। शहरी विनिर्मिताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। तो जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, कुछ उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में भी रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो नगरों का निर्माण है मेसोपोटामिया में, ये कांस्य युग या फिर लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और कांसा, तांबा और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसा कैसे बनता है ये हमने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था। ये तांबा और टीन या फिर रांगा मिलाने से कांसा बनता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। तो मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें जो है वो भी कांसे की बनी होती थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हथियार या फिर भाले किसके बने होते थे, वो भी कांसे के बने होते थे। इन्हें हम 38 नंबर पृष्ठ पे देखेंगे, इनके जो औजार हैं। यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वार का शीश, जो मेसोपोटामिया से हमें मिलता है। इसके बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये इतना स्पेशल, इतना खास क्यों है। 3000 ईसा पूर्व में कब मिलता है ये? 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में, उरुक नगर के अंदर स्त्री का ये एक सिर सफ़ेद संगमरमर को तराश के बनाया गया था। यहाँ पे हर एक लाइन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो ये कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे पत्थर से बना है, फिर इसकी आँखों और भौहों में नीले लाजवर्द मणि है। आँखें और भौहें दो जगह पे कैसा मणि है? नीला लाजवर्द मणि। हम यहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन आंसर्स
कैसे बनते हैं उस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई भी की गई है। सिर के ऊपर एक खांचा जो बना हुआ है वो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया है। यह मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ये पत्थर का है, लेकिन ये देखने में इतना सॉफ्ट और सुंदर लगता है कि हम कह ही नहीं सकते कि ये पत्थर का, क्योंकि इतना अच्छा इसको तराशा गया है। एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा, और पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में किन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, ये हमें सोचना चाहिए। फिर देखिए, शहरों में माल की आवाजाही, यानी शहरों में जो माल आता जाता था वो किस तरह से आता था। तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। यानी खाद्य संसाधन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खनिजों का वहाँ पे अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें यानी कि मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार और पात्र या गहने बनाने के लिए वहाँ कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं उनको तुर्की या ईरान या फिर खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषिजन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। यानी ये जो भी धातुएं हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको चाहिए होती थी औजार वगैरह बनाने के लिए, ये तुर्की, ईरान या फिर खाड़ी पार देशों से ये मंगाते होंगे, और बदले में ये उन्हें क्या देते होंगे, कपड़ा जो, या फिर कृषि से उनके पास उत्पन्न चीज़ें उपलब्ध होती थी वो उन्हें बदले में देते थे। तो इन देशों के पास खनिज संसाधनों की तो कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती की बहुत कम गुंजाइश थी। यानी जिनके पास खनिज है उनके पास खेती नहीं है, जिनके पास खेती है उनके पास खनिज नहीं है। तो आपस में वस्तु विनिमय करके इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी जब तक परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो आने ले जाने के लिए या फिर जो व्यापार करने के लिए या वस्तुएं लाने ले जाने की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाती है। तो भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे पर भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। फिर वो क्या करती है कि चीज़ों के भाव भी बढ़ जाते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च आएगा उतनी लागत बढ़ेगी। तो इसलिए परिवहन का जो सबसे सस्ता तरीका है वो सब जगह जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरी नदी की धारा या हवा के वेग से चलती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई पेट्रोल नहीं जलता है। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ेगा। तो पुराने मेसोपोटामिया की जो नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा साधन थी। यानी मेसोपोटामिया की जो भी नहरें हैं, नदियां हैं या फिर जो जल की धाराएं खाड़ियों के बीच में से जाती है, ये सभी यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ते बनाती थी। और आगे इसी अध्याय में हम मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। फिर देखिए, यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, वो है चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ। लगभग 3200 ईसा पूर्व प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम है, और इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र जिनमें बैल, मछली, अनाज और नाव हैं। ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहाँ से, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को तो हम विचारों को ऐड करके या फिर सोच समझ के बड़ा बना के लिख सकते हैं, लेकिन छोटे जो प्रश्न होते हैं उनका एक सटीक उत्तर होता है और वो हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इस तरीके का जो चिन्ह है वो बैल को प्रदर्शित करता है।
ये नीचे जो दिए गए हैं अनाज और मछली, और ये नाव के चित्र हैं। ये देखिए, ये जो संख्याएं हैं ऊपर, ये नीचे नाव, ये इनको प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट कीलाक्षर संकेत, जो लिपि है मेसोपोटामिया की, जो लिखने की कला है, वो कैसे अक्षर होते थे? कीलाक्षर, कील की आकृति के, तीखे तीखे। देखिए, तो यहाँ पे अभी हम लेखन कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने कृषि, पशुपालन, शहरीकरण के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे लेखन कला का विकास कैसे होता है। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इससे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। तो लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ ये है कि उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिकाएँ, यहाँ पे जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, ये हमें याद रखना है। और उनमें जो चित्र है, जैसे कि चिन्ह और संख्याएं जो दी गई है, वो बैल, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूची मिलती है। और जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की रही होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, तो सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो इस तरह से उनका हिसाब किताब रखने के लिए उनको क्या करना पड़ा? लेखन कला की ज़रूरत पड़ी, और इसी तरह से लिपि का विकास होता है। यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसे गूंथ कर, थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके और उसके ऊपर दूसरे हाथ से लिख सके। तो वो सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था और फिर सरकंडे की तीली की जो तीखी नोक होती है, उसकी नम चिकनी जो सतह होती है, उस पर कीलाक्षर चिन्ह जो क्यूनिफॉर्म है वो बना देता था। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो यहाँ पे स्पेलिंग्स को लेके भी आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था कि जो मेसोपोटामिया की लिपि है वो कैसी है। अब हिंदी में नहीं दिया गया था, वहाँ पे इसी क्यूनिफॉर्म की 4 स्पेलिंग्स को 3 गलत गलत बना के दे दी थी और एक ये। तो आपको इन बारीकियों पे बहुत ध्यान रखना है कि अगर स्पेलिंग आ जाए, हिंदी में तो किलाकार या किलाक्षर हम कर ही सकते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश के अगर एक जैसे 4 ऑप्शन आ जाए तो उनको चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्यूने, CUNEI, क्यूने और फॉर्म, तो कैसी लिपि है? क्यूनेफॉर्म। इसकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाती थी, यानी गीले गीले ही उन पे लिखाई हो जाती थी, और जब वो सूख जाती थी तो वो परमानेंट हो जाती थी। तो उन पे लिखा हुआ जो हिसाब है वो परमानेंट होता था। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत, गैर ज़रूरी हो जाता था तो उस पट्टी को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी एक बार सूख जाती तो उस पर कोई नया चित्र या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा हो, उसके लिए एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली है, और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। क्यों जान पाते हैं? केवल और केवल उनकी लिखी हुई पट्टिकाओं के अंदर उनकी सारी जो है जीवन शैली हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण है वो कीलाक्षर हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। यानी पहले 2600 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन वहाँ की भाषा थी, उसके बाद 2400 के आसपास अक्कदी भाषा ने ले लिया उसका स्थान।
अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। यानी जो ईसवी सन है हमारा पहली शताब्दी, वहाँ तक लगभग 2000 वर्षों तक यहाँ पे अक्कदी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए पट्टिकाओं को कितना चिकना करके यहाँ पे लिखा जाता था हिसाब किताब, और जो एक्स्ट्रा खाली होती थी उसको ऐसे काट दिया जाता था। एक चिकनी मिट्टी की जो पट्टिका है जो दोनों ओर कीलाक्षर में लिखी हुई है, ये एक गणितीय अभ्यास है। और पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है, और आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। देखिए किस तरह से दबा दबा कर। और हमारे इतिहासकार भी कितने महान विद्वान हैं कि इस तरह की लिपि को भी पढ़ लिया। ये देखिए क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार एक लैटिन शब्द है, लातिनी शब्द है, और क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी है और फोर्मा जिसका अर्थ आकार है, यानी खूंटी के आकार के शब्दों से मिलके बना है क्यूनिफॉर्म। और इसकी स्पेलिंग तो हमने देख ही ली। ये देखिए ये रहे हमारे कीलाकार अक्षर। किस तरह से उन्होंने अनुवाद किया होगा, समझा होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ये। जिस ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वो एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे। यानी इनके जो लेखन प्रणाली है इनमें एक एक जो अक्षर है वो नहीं, बल्कि पूरे पूरे शब्द यहाँ पे यूज़ होते थे। जैसे कि अंग्रेज़ी में पोट, ला, एन हो गए। इस तरह से इनके जो सिंबल्स है उनका मतलब पूरा पूरा एक शब्द होता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। तो लेखन कार्य के लिए बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता होती थी और इसलिए लिखने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था, और ये रियल में बहुत ही महान काम है। फिर देखिए साक्षरता। साक्षरता किस प्रकार की थी मेसोपोटामिया में? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे, जो कि हम 33 पेज पे देखेंगे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, और अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी कि मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, अमुक यानी किसी का नाम, कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। तो सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। यानी वो लोग ये चाहते थे कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, लेकिन बहुत ही कम लोग पढ़ लिख पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो इनकी भाषा है बहुत पेचीदा बना दी थी। बहुत ज़्यादा सैकड़ों में यहाँ पे अक्षर होते थे, उन सबको सीखना हर कोई नहीं कर पाता था। फिर देखिए लेखन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता था। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक बहुत ही अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। और सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है, जो कि उरुक का एक प्राचीन राजा है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। तो इस काम को करने के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वो चांद तारों की रोशनी और उन्हें सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे आगे बढ़ता गया।
वो रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलवटी में रहने वाले सूसा नगर के लोग उन्हें छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया और उन्होंने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। यानी जो सामग्री है वो लेने के लिए दूत 7 समुद्र नहीं बल्कि 7 पर्वत पार गया था। और दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली लौटना पड़ा, क्योंकि वो एक दूसरे की जो भाषा है वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्या चाहिए। इसके बावजूद वो अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक नगर के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि वो अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को गोलमोल कर दिया। और तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, तो इस कहानी के कहने का मतलब क्या है कि ये रिवाज राजा एन मरकर द्वारा शुरू किया गया। जो लेखन कला है वो राजा एन मरकर द्वारा शुरू की गई, ये कहना चाहते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगती थी, चूहों की तरह, यानी छोटी। ये उसका अर्थ बताया गया है। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की और उच्चरित शब्द कील यानी किलाकार थे, तो उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। अब इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। और ये काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी हमें यहाँ पे झलक मिलती है। तो यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मेसोपोटामियाई लेखों के अनुसार या महाकाव्यों के अनुसार जो राजा है उसी ने लेखन और व्यापार की व्यवस्था शुरू की। फिर यहाँ पे दक्षिणी मेसोपोटामियाई जो शहरीकरण है, वहाँ पे मंदिर, राजा, किस तरह से वहाँ पे विकास हुआ, इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।